बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू सीक्रेट्स ऑफ फिज़िक्स। तो फाइनली हमारे सर्किट प्रॉब्लम्स जो हैं वो एंड हो चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे थ्योरी। तो आज हमने एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में पढ़ना है और ये पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आगे देखें हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो हमने पीएन जंक्शन डायोड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद डायोड्स से हमारे पास ट्रांजिस्टर्स वजूद में आते हैं, ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशंस पढ़नी है, ठीक है। तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, ये सब किससे बने हुए होते हैं? ये सेमीकंडक्टर से मिलकर बने हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो सेमीकंडक्टर, कंडक्टर्स और इंसुलेटर, इन सब में क्या डिफरेंस है, कौन सी चीज़ है जो डिफ्रेंशिएट कर रही है, ठीक है। तो एनर्जी बैंड थ्योरी जो है ये इनमें डिफ्रेंशिएट करती है। तो ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, नोट्स बनाए हुए होते हैं, समझा भी होता है, लेकिन जब आप रिवाइज़ करने में आओ ना, तो ये नहीं कि बस 5 मिनट लगेंगे, नो, 5 घंटे लगते हैं रिवाइज़ करने में दोबारा। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि नोट्स के अंदर से भी नोट्स बन रहे होते हैं, तो मैंने कुछ एडिशनल भी बनाए हैं। तो ओके, लेट्स गो फॉर इट। ओके ना, एनर्जी बैंड थ्योरी, पता नहीं वो पीछे वाला सारा लेक्चर 1 क्यों है, जबकि उसमें ढेर सारे लेक्चर्स आ गए थे, 20 लेक्चर हो गए थे और वो अभी तक एक लेक्चर 1 कंसिडर हो रहा है मेरे नोट्स के मुताबिक। तो लेक्चर 2 में जी हमारे पास है एनर्जी बैंड थ्योरी। हमने एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़नी है। नॉट एप्लीकेबल फॉर फ्लूइड्स, गैसेज या लिक्विड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। ये जो एनर्जी बैंड थ्योरी है ये सॉलिड्स के लिए होती है, ठीक है। तो चलें, इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्या होता है, एनर्जी बैंड थ्योरी इज़ अ थ्योरेटिकल मॉडल। ये क्या है, ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है, ठीक है। जिस तरह मॉडल ऑफ एटम्स होते हैं, बोहर का एटॉमिक मॉडल, ये सब थ्योरेटिकल मॉडल्स हैं। डिस्क्राइबिंग द स्टेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स के बारे में डिफाइन करता है, ठीक है, उसकी स्टेट्स के बारे में बताता है। दैट कैन हैव वैल्यूज ऑफ एनर्जी विद इन अ स्पेसिफिक रेंज, कि एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर उसमें कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। अब अलाउड बैंड्स कौन से होते हैं, कौन से बैंड्स होते हैं जो अलाउड होते हैं किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कि जिनमें वो स्टे कर सकता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ठीक है। कंडक्शन बैंड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो क्या होता है कि वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, जिस तरह मेटल्स हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब कंडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और कौन से कंडक्शन नहीं कर सकते, इंसुलेटर्स, वुड कंडक्शन नहीं कर सकती, ठीक है। इसका मतलब कि जो उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे इंसुलेटर के, वो कंडक्शन बैंड में जा नहीं सकते, ठीक है। तो एक कंडक्शन बैंड हो गया और एक वैलेंस बैंड हो गया। वैलेंस का मतलब आखिरी, ठीक है। वैलेंस आउटर मोस्ट को कहते हैं। आउटर मोस्ट बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ये वो, कुछ लोगों को लगता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड सेम चीज़ है, नहीं, ये सेम चीज़ नहीं है, ठीक है। वैलेंस बैंड वो होता है जो आउटर मोस्ट, मतलब जिस तरह इसका आखिरी बैंड जो है वो ये है। वैलेंस बैंड हमारा आउटर मोस्ट बैंड होता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते ही करते हैं, किसी भी एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और कंडक्शन बैंड में वो तब चला जाता है जब वो कंडक्शन करना स्टार्ट कर दे, जब वो फ्री हो जाए इस बैंड से और इस बैंड में पहुंच जाए। अच्छा, फॉरबिडन बैंड क्या होता है? फॉरबिडन बैंड कौन सा बैंड होता है? सर्टेन रेंज ऑफ एनर्जीज बिटवीन 2 अलाउड बैंड्स। ये 2 अलाउड बैंड्स होते हैं, जिस तरह ये वैलेंस बैंड था और ये कंडक्शन बैंड। इन दोनों के बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप है, फॉरबिडन बैंड है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता, स्टे नहीं कर सकता, ठीक है। अब हमें बोहर के एटम से ये बात पता है कि एटम में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होती हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन इस बैंड में जा सकता है, इस बैंड में जा सकता है, लेकिन बीच में कहीं स्टे नहीं कर सकता। या तो उसकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। और अगर हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है लेट से, तो वो ये एनर्जी ले ही नहीं सकता, ठीक है। वो इसको क्रॉस कर लेगा लेकिन यहाँ पे स्टे नहीं करेगा। अच्छा, ये बात आपको डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। इन विच द इलेक्ट्रॉन इज फॉरबिडन टू गो, वहाँ पे वो जा ही नहीं सकता, इट्स लाइक अ ब्लैक होल टू इट। इन्हें हम फॉरबिडन बैंड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रॉन कैन पोजेस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वो पोजेस कर सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर नहीं कर सकता तो हम कहेंगे कि वो फॉरबिडन गैप है, ठीक है। जैसा मैंने आपको यहाँ से एग्जाम्पल से बताया, यहाँ पे डायग्राम से देख लें। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू अनदर। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब एटम के अंदर मौजूद जितने भी उसके शेल्स होते हैं वो एक से दूसरे में जंप करता रहता है, वन शेल टू अनदर, बट डू नॉट स्टे इन दी, लेकिन वो बीच में कहीं स्टे तो नहीं करता ना। अगर वो स्टे करे तो वो एक अलग से शेल बन जाएगा, ठीक है,
यानी वो उस एनर्जी को पोजेस कर सकता है, लेकिन दो शेल्स के बीच वाली जो स्पेस है वो उसके लिए फॉरबिडन है, वो वहाँ पे स्टे नहीं कर सकता, ठीक है। और ये जो शेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, क्या ये वाकई एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इस तरह सर्कुलर पाथ में होते हैं? नहीं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाके वो इसके अराउंड रिवॉल्व करना शुरू हो जाए एटम के अराउंड, तो हम कहेंगे कि ये इसका एक ऑर्बिट है, ठीक है, ये सब ऑर्बिटल है, ठीक है। तो फॉरबिडन गैप वो है जहाँ पे जो वो एनर्जी पोजेस कर ही नहीं सकता और वो एनर्जी पोजेस करके वो उसके अराउंड रोटेट नहीं कर सकता, रिवॉल्व नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जी एनर्जी बैंड्स इन एन एटम, एटम में एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि बोर की थ्योरी के अकॉर्डिंगली इन एन आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड मतलब एक अकेला एटम, उसकी बात करें अगर, दी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन दी ऑर्बिट इट इज़ रिवॉल्विंग इन, वो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, के एल एम एन, जिस भी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है वो उस पर डिपेंड करेगी उसकी एनर्जी। अगर इधर है तो हम कहेंगे कि उसकी बहुत कम एनर्जी है, अगर इधर है तो हम कहेंगे कुछ ज़्यादा एनर्जी है, फिर कुछ ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा, आउटर मोस्ट में सबसे ज़्यादा उसके पास एनर्जी है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन दी ऑर्बिट इट इज़ रिवॉल्विंग, सो ईच इलेक्ट्रॉन हैव डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। कॉन्टीन्यूस एनर्जी लेवल्स नहीं होंगे, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होंगे। हर उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। हर शेल की, हर ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंट होगी। अब लेट्स से कि अगर वो n इज इक्वल्स टू 1 ऑर्बिट में है तो उस टाइम पे उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। n इज इक्वल्स टू 2 में अगर जाता है के एल, ये एल है, फिर ये m और ये n, अगर वो l में जाता है, ठीक है, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह -1.51 और -0.85 उसकी एनर्जी होगी। एनर्जी ऐसा ऐसा क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो उसकी एनर्जी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। कि हम एक एटम की बात करें, इंडिविजुअल एटम की बात करें, वो आइसोलेटेड फॉर्म में है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द कोई भी हुजूम नहीं है। तो मतलब ये कि अगर मैं चलें फर्ज करें मेरे पास एक सोडियम का एटम मौजूद है, ठीक है, मेरे पास एक सोडियम का एटम मौजूद है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अगर हम उसको इस तरह एनर्जी लेवल्स की फॉर्म में बताएं, यहाँ पे हमारी एनर्जी और यहाँ पे हमारा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, तो उसमें क्या होगा? 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2p6 में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 3s1 में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई? ईच इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड एटम वुड बी एट डिफरेंट एनर्जी लेवल अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब यहाँ पर जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी क्या हो रहा है? फुलफिल हो रहा है कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, ये जो है ना हमारा अप स्टेट में इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो डाउन स्टेट में है। तो यहाँ पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है क्या हो रहा है? फुलफिल हो रहा है, वैलिड हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारे पास 2 Na के एटम आते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, तो क्या होता है कि अगर हम इसको भी इधर ही डाल लें, ठीक है, एक जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इस स्टेट को ऑक्यूपाई कर रहे थे और Na जो दूसरा वाला एटम है हमारा मॉलिक्यूल में, वो भी इस स्टेट को ऑक्यूपाई करेंगे, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो वैलिड नहीं होगा, ठीक है, वो वैलिड नहीं रहेगा। तो उसको वैलिड करने के लिए इसके ये स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है, ये 2 उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब एक हमारा ऑर्बिटल 1s है, ठीक है, एक एटम के लिए, और दूसरा हमारा जो ऑर्बिटल है 1s स्टार हम उसको कह देते हैं, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। इस तरह क्या होगा? हमारी ये जो स्प्लिटिंग हुई है ये हमें बता रहा है कि इन अ मॉलिक्यूल पॉली एक्सक्लूजन रूल इज ऑल्सो फुलफिल्ड एज वी हैव ईच लेवल फॉर ईच एटम। हर एटम के लिए, मेरे जो पहला एटम था उसके लिए मैंने 1s फॉर्म में कह दिया और दूसरे के लिए स्टार्स वाले बता दिए, ठीक है जी। अब क्या होगा? इन अ क्रिस्टल, अब क्रिस्टल में क्या होगा? वेयर वी हैव n एटम्स, जहाँ हमारे पास n नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं, द एनर्जी लेवल वुड बी सो क्लोज, उस टाइम पे जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो इतने ज़्यादा इसके क्लोज होंगे, ठीक है, दैट दे वुड फॉर्म अ बैंड। मतलब ये हमने 2 की बात की, चले यहाँ पे 3 की बात करें तो 3 हो जाएंगे, 4 की बात करें, n नंबर्स की बात करें तो ये लाइंस इतनी ज़्यादा होंगी कि वो पूरा एक बैंड बनाएगी और आप एक लाइन को दूसरी से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप कहेंगे कि ये लाइन किधर है, दूसरी किधर है, वो एक कॉन्टिन्यूस बैंड की फॉर्म में हमारे पास आएगी जिसमें 2n इलेक्ट्रॉन थे। 2n क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 नहीं आ सकते, ऐसा है ना। इसमें भी 2n इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब n एटम्स और उनमें हर स्टेट में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स, s की वजह से। यहाँ पर 6n है, क्यों? p की वजह से, क्योंकि ये जो p ऑर्बिटल है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? चलो जो मैंने अब आपको पीछे बात बताई है ना वो आप दोबारा से यहाँ पे समझ लें।
एनर्जी बैंड्स इन अ क्रिस्टल, ठीक है, जैसा मैंने n नंबर ऑफ एटम्स की बात की थी, उसी तरह ये भी चीज़ है, थ्योरी है। व्हेन एटम्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, पहले हमने आइसोलेटेड एटम की बात की, इसकी मैंने आपको डिस्क्रीट एनर्जी शेल्स दिखा दिए। बट व्हेन एन एटम्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, जब वो क्लोज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, उसके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वाले, दे इंटरैक्ट। अब ये इंटरेक्शन शुरू कर देते हैं, अकेले तो नहीं है ना, आइसोलेटेड नहीं है। तो एटम्स में भी ये चीज़ होती है कि जब दो एटम्स करीब आते हैं तो वो इंटरेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नेबरिंग एटम, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस, दूसरे के न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा, सेम केस ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। ये अपने न्यूक्लियस के साथ तो इंटरेक्ट कर ही रहा है, तभी तो ये एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये भी अपने उसके साथ कर तो रहा है इंटरेक्ट, लेकिन ये एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करना शुरू हो जाएंगे। दैट्स वाई दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि जब वो करीब आते हैं तो बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, दिस बॉन्डिंग फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इंटर एटॉमिक, अच्छा इसको हम इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे के न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यहाँ पर एक दूसरे के साथ भी करते हैं तो रिपल्शन होती है, इनके एटम्स के साथ, इनके न्यूक्लियस के साथ करते हैं तो अट्रैक्शन होती है, ठीक है। इन अ क्रिस्टल, अब क्रिस्टल में क्या होता है, ईच एटम हैज़ अ यूनिक पोजीशन। हमें समझ आ गई कि इंटरेक्ट करेंगे, अच्छा इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी कम या ज़्यादा होगी, समझ आ गई ये बात। एनर्जी लेवल अब ये नहीं रहने लगे, -13.6 नहीं रहेगा, -13.5 हो जाएगा, 0.4, 0.3, 0.2, 0.7 भी हो सकता है, ऊपर या ज़्यादा, मतलब कम या ज़्यादा हो जाएगी एनर्जी, डिस्टर्ब हो जाएगी एनर्जी। इन अ क्रिस्टल, क्रिस्टल में क्या होगा, हर एटम की हमें पता है, अच्छा यहाँ पे हमने 2 की बात की ना, बिल्कुल इस तरीके से, पहले हमने 1 की बात की, अब हमने 2 की बात की, फिर हमने पूरे क्रिस्टल की बात की, जिस तरह यहाँ पे हमने एक n एटम की बात की, फिर 2 की, फिर बाद में n एटम्स की बात। एंड हेंस ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ अ यूनिक पोजीशन, हर इलेक्ट्रॉन की यूनिक पोजीशन होगी, जो इसकी पोजीशन है वो इसकी नहीं हो सकती। पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्रिस्टल के अंदर, ठीक है, और उसके कुछ रूल्स होते हैं पोजीशन बताने के। तो ईच इलेक्ट्रॉन वुड हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल, उसका डिफरेंट एनर्जी लेवल होगा, इवन इफ़ दे आर इन द सेम सबशेल, बेशक वो सेम सबशेल के अंदर मौजूद हैं, फिर भी क्या होगा, उनकी डिफरेंट एनर्जी लेवल होगी। और तो और स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन को क्या चीज़ डिफाइन करती है, जो इलेक्ट्रॉन की स्टेट है, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की स्टेट है उसको 4 चीज़ें डिफाइन करती हैं, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये 4 जो हैं चीज़ें वो इसको डिफाइन कर रही होती हैं। तो अब इन चारों में से ना कोई एक भी सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स से कि मैं कहती हूँ ये 1 है, ये भी 1 है, ये 0 है और ये अप है, तो ठीक है, किसी और एटम, किसी और इलेक्ट्रॉन की ये वाली नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसा यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, दिस एटम हैज़ लेस इंटरेक्शन, इसके कम इंटरेक्शन है, देखें ये सिर्फ नीचे वालों के साथ और ये अपने लेफ्ट वालों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जबकि ये चारों तरफ इंटरेक्ट कर सकता है, सिर्फ चारों तरफ नहीं, मतलब हर साइड पे ये इंटरेक्ट कर सकता है। दिस एटम इज़ इन द मिडल, दैट्स वाई इट हैव मोर इंटरेक्शन, इसका मतलब इसकी एनर्जी जो होगी वो डिफरेंट होगी, वो जिस एनर्जी लेवल पे होगा वो डिफरेंट होगा, जबकि ये जिस एनर्जी लेवल पे होगा ये डिफरेंट होगा। हम एनर्जी बैंड्स पढ़े हैं डायमंड के अंदर, डायमंड हमें पता है कि कार्बन की ही एक रिफाइंड फॉर्म होती है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p2, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी स्टेट्स डिफाइन करेंगे, इसके हर इलेक्ट्रॉन की स्टेट। हमने ग्राफ बनाया एनर्जी और इंटरएटॉमिक डिस्टेंस के बीच में, ठीक है, आर के बीच में। और क्यों बनाया, कौन सी एनर्जी की बात हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। क्या फॉर्मूला है इसका, U = K Q1 Q2 over R, ठीक है, ये इस चीज़ से डिफाइन हो रही है, ठीक है, ये किस चीज़ से डिफाइन हो रही है, K Q1 Q2 over R से, तो ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो है ना मेरे पीछे की तरफ बना दिए, जबकि कुछ उसमें आपको नज़र आएगा कि वो आगे की तरफ है। बेटा आपने जो है कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में, यहाँ पे हम r डिस्टेंस की बात, वो 1/r की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब 1/r, यहाँ पे उन्होंने इस तरफ 1/r रखा हुआ था, जबकि हमने यहाँ पे इस तरह रखा हुआ है, r रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इफ़ यू कंफ्यूज कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली कंडक्शन बैंड
और वैलेंस बैंड बताने के लिए सब पढ़े और फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है ये हमें इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि डायमंड की कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ रहे हैं, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे पहले उसके 1s2 स्टेट की बात करते हैं। देखिए 1s2 है और हमारे पास डायमंड, यू नो दैट डायमंड इज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, इसका मतलब उसमें n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पे 2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन जो कि अप एंड डाउन स्टेट में होंगे और उसकी n स्टेट्स हैं, मतलब क्योंकि n इलेक्ट्रॉन्स है तो 2n स्टेट्स हैं और 2n ही इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, 2s2। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेट आ गई 2s2। इसमें क्या है, हमारे पास 2n स्टेट्स हैं और 2n ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये कॉन्टीन्यूस चीज़ है, मतलब इसमें इतनी ज़्यादा लाइंस है, इतनी ज़्यादा लाइंस है कि ये एक बैंड की तरह जो है वो बन गया है। इसमें ये एनर्जी स्टेट्स हैं, 2n एनर्जी स्टेट्स हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो क्योंकि ये ऊपर है 2p2, ठीक है, और इसमें हमारे पास p में कितनी स्टेट्स आ सकती हैं, टोटल 6 स्टेट्स आ सकती हैं। ठीक है, तो 6n इसमें स्टेट्स हैं और 2n क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब इतनी टोटल स्टेट्स हैं और उसमें ऑक्यूपाइड कितनी है, 2n, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, बाकी 4 कितनी है, खाली हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे हमारे पास ना ये स्प्लिट होना शुरू हो जाएगी। जो टोटल हमारे पास बैंड है, एक लाइन है, वो स्प्लिट होकर बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल्स में जो है वो स्प्लिट अप हो जाएगी, क्योंकि इंटरेक्शन इतने ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ की एनर्जी ज़्यादा होगी। अब जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ना, उनकी एनर्जी ज़्यादा है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी क्या है, कम है। ठीक है, सेम केस, कुछ की एनर्जी कम होगी और कुछ की ज़्यादा होगी। अब क्या होगा कि जो 2s स्टेट है और 2p स्टेट है, 2s स्टेट में कुछ की एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि वो इसकी स्टेट के इसके साथ मर्ज होना शुरू हो जाएगी, और 2p में कुछ इलेक्ट्रॉन्स की जो स्टेट है वो इतनी ज़्यादा, उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा कम होगी कि वो इसके साथ मर्ज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या होगा कि हम अपना इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो कम करते जाएंगे, उससे ये होगा, ऐसा होगा कि ये स्टेट्स हमारी मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड अप करेंगे, दोनों स्टेट्स टोटल कितनी होंगी, 8n स्टेट्स, मतलब टोटल 8n स्टेट्स हैं, जिनके अंदर कितने n इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4n इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे हम डिस्टेंस मज़ीद कम करते जाएंगे, उससे क्या होगा कि जो स्टेट जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, अब देखिए 8 टोटल स्टेट्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसका मतलब 4 कितने हैं, खाली हैं। ठीक है, 4 स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें कोई इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे। ऐसे ही तो जो 4n स्टेट्स और 4n इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे जो वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करेंगे, मतलब वो एक तरफ हो जाएंगे, उनकी एनर्जी कम होगी। और कुछ डिस्टेंस बाद हमारे पास 4n ऐसी स्टेट्स हैं जो ऊपर एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कंडक्शन बैंड आ जाता है और इन दोनों के बीच में फॉरबिडन एनर्जी बैंड आता है। तो ये जो आपको बैंड नज़र आते हैं ना, वो इस वजह से वजूद में आए हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि कुछ इनकी जब ये स्प्लिटिंग होती है, इंटरेक्शंस होते हैं, कुछ की स्टेट बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कुछ की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की और कुछ की बहुत कम होती है। तो ये अपर वाले जो हैं इन लोअर के साथ इंटरेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कॉम्बाइन होना शुरू हो जाते हैं, ओवरलैपिंग शुरू कर देते हैं, और जो फिल्ड स्टेट्स होती हैं वो एक तरफ हो जाती हैं, वैलेंस बैंड बना लेती हैं, और जो अनफिल्ड स्टेट्स होती हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, वो कंडक्शन बैंड बना लेते हैं। और इनकी बेस पे हमारे पास जो है वो सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और मेटल्स जो हैं वो वजूद में आए हैं। अच्छा, मैंने आपको डायमंड की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो समझा दी है। यहाँ पे सोडियम की, हमारे पास सोडियम एटम्स की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन भी बताई हुई है। ठीक है, हमें पता है कि सोडियम में क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ठीक है, तो 1s2 हमारे पास बिल्कुल भी स्प्लिट नहीं होगा। क्यों स्प्लिट नहीं होगा, क्योंकि उसके जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा इंटरेक्ट ही नहीं करते। उसके जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो चलो हाइड्रोजन एटम के, लेकिन जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इस पॉजिटिव चार्ज ने, न्यूक्लियस ने इतना टाइटली बाउंड किया हुआ होता है कि वो ज़्यादा इंटरेक्ट ही नहीं करते। ठीक है, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा स्प्लिटिंग नहीं नज़र आएगी। जबकि 2s में क्या होता है, वो थोड़ा दूर होते हैं, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है। एनर्जी जितना इंटरेक्ट करेंगी, जितना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंटरेक्ट करेंगे, उतनी उनकी जो है वो डिस्क्रीट एनर्जी लाइन्स बनना शुरू हो जाएंगी। 2p के साथ भी यही है और 3s के साथ भी यही है। अब 3s यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, ये वैलेंस बैंड के तौर पे एक्ट कर रहा है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपने कंफ्यूज नहीं होना
कुछ जो है ना हमारी स्प्लिटिंग इस तरफ शो की भी होती है टू द राइट एंड कुछ लेफ्ट की तरफ शो की होती है। डिफरेंस बस ये है कि यहाँ पे हमारी एनर्जी है, मतलब एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 1/r, हम यहाँ पे जो है ना डिपेंडेंट एक्सिस में हम 1/r लिख रहे हैं, r नहीं लिख रहे सिंपल। अगर हम r लिखें तो वो ऑपोजिट होती है। तो ये हमारा वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड मतलब आखिरी बैंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लाए कर सकते हैं। डेफिनेशन कर लेते हैं। The outermost energy band in which the electrons having highest range of energy, मतलब highest energy जिसकी होती है वो वैलेंस बैंड होता है, lie at absolute zero temperature, और वो absolute zero temperature पे lie कर रहा होता है। क्यों absolute zero temperature? इट इज़ द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। एक तो ये कि ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है जहाँ पे पार्टिकल्स उनकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब मोशन सीज, मतलब ये कि यहाँ पे मोशन सीज हो जाता है। मोशन जो है कोई मूवमेंट नहीं होती। देखिए अगर मूवमेंट होगी तो वो वैलेंस बैंड से उड़ के कंडक्शन बैंड में जा सकता है, ठीक है। अगर उसको ज़रा सी भी एनर्जी मिले टेम्परेचर की वजह से तो वो कंडक्शन बैंड में जा सकता है। इसलिए जो हमारी डेफिनेशन है वो हमने डिफाइन की हुई है एट 0 केल्विन। एट दिस टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन इन अ सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो है दे डू नॉट हैव इनफ एनर्जी टू गो टू द कंडक्शन बैंड। इस वजह से हमारी डेफिनेशन 0 केल्विन पे है। तो ये जो है हमारी नेसेसरी कंडीशन है वैलेंस बैंड के लिए। अबव दिस टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन वुड स्टार्ट इंक्रीजिंग देयर एनर्जी एंड वुड गेट डिस्टर्ब्ड, और उनकी एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाएंगी और वो कंडक्शन बैंड में जा सकती। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन में भी वही चीज़ है जो मैंने आपको समझा दी है। करेक्टरिस्टिक इसके देख लें। इट इज़ लोकेटेड बिलो फर्मी लेवल, ठीक है। ये फर्मी लेवल से नीचे एग्जिस्ट कर रही होती है और कंडक्शन बैंड इसके ऊपर होता है, जिस तरह ये यहाँ पे है, ठीक है। मतलब अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बिल्कुल दरमियान में इसका फर्मी लेवल होता है। मतलब ये हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी होती है कि जो कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन इसको पास कर ले तो वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, ठीक है। वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन हैव लेस एनर्जी। वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें कम एनर्जी होती है, हमें ये बात पता है, और कंडक्शन बैंड के वालों में ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है। और जो उसके बड़ा करीब होते हैं ना, एटम के न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, वो लूजली बाउंड नहीं होते, वो टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है। वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में तब तक पार्टिसिपेट नहीं करते जब तक वो कंडक्शन बैंड में ना पहुंच जाएं, ठीक है। वैलेंस बैंड मतलब आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब फॉरबिडन गैप क्या होता है? जैसा मैंने आपको डायग्राम से बताया था कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बीच का बैंड होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। इसके नाम से क्या पता लग रहा है कि ये फॉरबिडन है, मतलब नो वन कैन गो, नो इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड हेयर। ये एक ब्लैक होल की तरह इसके नहीं, चलो ब्लैक होल के अंदर तो जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली पास थ्रू इट, वो सिर्फ इसको पास कर सकते हैं, वो वहाँ पर रुक नहीं सकते। अब इसी फॉरबिडन गैप के साइज पे डिपेंड करते हुए हमारे पास इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स वजूद में आते हैं। ओके, कैसे? लेट्स से अगर हमारे पास लार्ज फॉरबिडन गैप है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉरबिडन गैप का जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टाइटली बाउंड होंगे न्यूक्लियस से, मतलब वो यहाँ तक रीच कर ही नहीं सकते। और अगर हमारे पास स्मॉल गैप है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है न्यूक्लियस से, ठीक है, कि वो आ जा सकते हैं यहाँ पे। मोर एनर्जी रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे जितना ज़्यादा हमारे पास फॉरबिडन गैप है उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है, और यहाँ पे हमें कम एनर्जी चाहिए होती है। जैसे इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स में इनका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है, 7 होता है, इतना ज़्यादा कि आप किसी भी इंसुलेटर में कंडक्शन नहीं करवा सकते, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेके जा सकते, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस वजह से ये लेस कंडक्टिव होते हैं। दूसरा ये कि जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो कंडक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि इनको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, आप हीट अप करके इनको लाइट करके भी आप इनमें कंडक्शन करवा सकते हैं। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कंडक्शन बैंड में और वो फ्री हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे और कंडक्शन शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर दोज हु डोंट नो कि हमारे पास जो फॉरबिडन गैप है, फॉरबिडन एनर्जी बैंड, उसका एक फार्मूला होता है, द एनर्जी गैप विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड बाय सेपरेटिंग दीज 2 एनर्जी बैंड। इन दोनों की एनर्जी को सेपरेट करना और सिर्फ इनकी एनर्जी को सेपरेट नहीं करना। कंडक्शन बैंड तक पहुंचने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, हमने उस एनर्जी में से वैलेंस बैंड
को छोड़ने के लिए जो मैक्सिमम एनर्जी है उसमें से हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आती है, ये फॉरबिडन एनर्जी बैंड आता है। ठीक है, मिनिमम एनर्जी टू रीच कंडक्शन बैंड एंड मैक्सिमम एनर्जी टू एस्केप वैलेंस बैंड। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारा ये वैलेंस बैंड है, आखिरी बैंड है ना, ठीक है, वैलेंस या आउटरमोस्ट बैंड है। तो इसको जो है छोड़ने के लिए हमारी जो मैक्सिमम एनर्जी है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और हम देते हैं 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके वो चला जाएगा कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाएगा या फिर आप कह रहे हैं फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी हीट या लाइट में। द एनर्जी बैंड फॉर्म बाय द एनर्जी लेवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मैंने कहा था ये अब जो इलेक्ट्रॉन है ना ये हमारा फ्री हो गया है। ठीक है, तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो एनर्जी बैंड होता है वो कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है, या तो ये एम्प्टी हो सकता है या पार्शियली फिल, जैसा मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि वो एम्प्टी था बिल्कुल, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन हमें पता था कि वो एक एनर्जी की स्टेट्स वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है तो ये एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन वो जा सकते हैं। इट कैन बी एम्प्टी और पार्शली फिल व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड टू दी इलेक्ट्रॉन। अगर हम उसको पुश दें, प्रेशराइज करें या सपोर्ट करें तो वो वैलेंस बैंड से जंप कर सकता है इनटू दी कंडक्शन बैंड। ठीक है, जिस हमने यहाँ पे उसको एनर्जी दी थी। सी इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड हैव हायर एनर्जी देन इन द वैलेंस बैंड, दे आर नॉट बाउंडेड टू द न्यूक्लियस।